गुड मॉर्निंग क्लास। तो आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं इतिहास का अगला पार्ट 30। नहीं देखिए, पिछले बार जो क्लास था उसमें आपने पढ़ा था शुंग वंश के बारे में। किस वंश के बारे में? शुंग वंश। तो सबसे पहले आप जवाब दीजिए कि बताइए शुंग वंश का जो संस्थापक था वो कौन था और वह किस जाति का था? ब्राह्मण जाति का। वह क्षत्रिय था कि गैर क्षत्रिय था? गैर क्षत्रिय था। वह मगध का रहने वाला नहीं था, कहीं और का रहने वाला था। बताइएगा वह जो था किस धर्म को मानता था? ब्राह्मण धर्म को। कौन सा धर्म को मानता था? ब्राह्मण धर्म को। और वह बौद्ध विरोधी था कि बौद्ध समर्थक था? बौद्ध विरोधी था। नहीं, और उसने दो जो है स्तूप जिसका वो पुनर्निर्माण करवाया था। एक है सांची का और दूसरा है आपका भरहुत का। दो याद रखिएगा कि उसने दो स्तूपों का पुनर्निर्माण करवाया था, रिकंस्ट्रक्शन करवाया था। एक था सांची। सांची कहाँ पड़ेगा? मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ेगा? मध्य प्रदेश में पड़ेगा। और दूसरा था वो था आपका भरहुत। कौन था? भरहुत। भरहुत कहाँ पड़ेगा? ये भी महाराष्ट्र में। ठीक है। और एक बात बताइए, मैं पढ़ाया था कि जो पुष्यमित्र शुंग थे, कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। वह उसके समय में 4 ग्रंथों का रचना किया गया था। चारों ग्रंथों का नाम बता सकते हैं? कौन कौन सा ग्रंथ था? जातक था, अष्टाध्यायी था और महाभाष्य और एक था आपका मनुस्मृति। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अच्छा, इसके समय में 2 विदेशी आक्रमण हुए थे। कितने आक्रमण हुए थे? पुष्यमित्र शुंग के समय में 2 जो है वह विदेशी आक्रमण हुआ था। कौन कौन हुआ था? एक जो किया था डेमेट्रियस ने किया था। एक कौन किया था? डेमेट्रियस ने। और दूसरा कौन हुआ था? मियांडर। दूसरा कौन था? मियांडर। और दोनों में उसको बुरी तरह से क्या कर दिया गया था? पराजित कर दिया था। कौन? पुष्यमित्र शुंग के। जो पुष्यमित्र शुंग थोड़ी लड़ने जाएगा, नहीं। तो एक बात बताइएगा, मियांडर जो था बुरी तरह से हार चुका था और डेमेट्रियस भी हार गया था। तो बैक्टीरिया का जो शासक था डेमेट्रियस था, जो सबसे पहले भारत पर हमला किया था। पता है आपको? सबसे पहले विदेशी हमला जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? डेमेट्रियस के द्वारा। और डेमेट्रियस जो है वह पुष्यमित्र शुंग के हाथों क्या हो गया? बुरी तरह से हार गया। और मियांडर भी हार गया। लेकिन मियांडर जब जा रहा था ना, तो रास्ते में एक व्यक्ति मिला था जिसका नाम था नागसेन। क्या नाम था? नागसेन से को गुरु मानते हुए उसने उसे शिक्षा ग्रहण किया था। और उसमें मियांडर जो था वह क्वेश्चन करता था और नागसेन उसका क्या देता था? जवाब। उसको एक किताब के रूप में संग्रहित किया। उस किताब का नाम क्या है बता सकते हैं? और पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ कराए थे? 2। कितने कराए थे? और करेक्ट है, 2 कराया था ना। ये है पुष्यमित्र शुंग। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, पुष्यमित्र शुंग कौन सी जाति का था? ब्राह्मण जाति का था। और किस जाति का नाश करने का सोच लिया था? बौद्ध। किसको? बौद्ध। किसको नाश करने का? बौद्ध। उसके समय 2 अभिलेख का निर्माण किया गया था। कौन कौन था? और सांची। सबसे बड़ा जो स्तूप था उसका कौन था? सांची। सबसे बड़ा स्तूप कौन है? सांची। अब पूछेगा सबसे ऊंचा स्तूप की अगर बात करेगा, सबसे ऊंचा तो वो हो जाएगा शांति स्तूप। कौन हो जाएगा? याद रखिए, सबसे बड़ा स्तूप कहेगा तो सांची, मध्य प्रदेश वाला। और सबसे ऊंचा अगर आपसे पूछेगा तो शांति स्तूप। कोई दिक्कत है क्या? 4 पुस्तक के लिखा गया, आपको याद हो गया है? एक बार फिर से बोल दीजिए 4 पुस्तक का नाम। अष्टाध्यायी, महाभाष्य और मनुस्मृति। समझ में आ गया? आप लोग घर पे क्या कीजिए, ठीक है। और बौद्ध ग्रंथ का भी रचना हुआ था? नहीं, ठीक है। व्याकरण ग्रंथ का भी रचना हुआ था? नहीं। व्याकरण ग्रंथ में कौन था? अष्टाध्यायी। और राजनीति शास्त्र में भी, राजनीति जो था, राजनीति उसमें भी एक किताब लिखा गया था, इसका मनुस्मृति नाम था। अच्छा बताइएगा, मालविकाग्नि मित्र जो पुस्तक है उसके लेखक कौन थे? कालिदास। मालविकाग्नि मित्र जो है उसके पुस्तक का नाम क्या है? मालविकाग्नि मित्र जो पुस्तक है उसके लेखक है कालिदास। कालिदास ने रघुवंशम भी लिखा है। नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा, पुष्यमित्र के समय कितने यवन आक्रमण हुए थे? यवन कैसे रहने वाला? कहां का रहने वाला था? यवन का। तो पुष्यमित्र शुंग के समय कितने यवन हमला हुए थे? कितने हुए थे? 2। याद है? कौन कौन हुआ था? 2। एक क्या था? डेमेट्रियस ने। और दूसरा क्या था? मियांडर ने किया था। ठीक है। अच्छा, अग्निमित्र जो था यही जो था मेन उसका सेना नायक था। किसका? पुष्यमित्र शुंग का। इसने ही दोनों
को हराया था। किसको? मियांडर को और किसको? डेमेटियस को। याद रखिएगा अग्निमित्र। लेकिन अग्निमित्र ना एक लड़की से फंस जाती है, ठीक है, हाँ फंस जाता है, ठीक है। तो उससे वो फसल था किससे? तो उस लड़की का नाम था माल विकाग्निमित्र। उसका नाम क्या था? और पूरे लव स्टोरी को कौन लिख दिया? कालिदास ने लिख दिया, ठीक है, वही माल विकाग्निमित्र। हाँ वो पूरा लव स्टोरी, ठीक है। माल विकाग्निमित्र, हाँ तो उसी समय कालिदास उसी समय थे। अच्छा मान लीजिए अपने गांव में कोई भाग जाएगा तो हम लोग उसका लव स्टोरी नहीं लिख देंगे क्या? कैसे आया वैसे आया, हाँ, और आसपास के लोगों से पूछेंगे तो ना बताएगा। अच्छा पुष्यमित्र सिंह जो था, पुष्यमित्र सिंह वह किससे हार गया था? देखो पुष्यमित्र सिंह जो था बड़ा शक्तिशाली था कि नहीं? लेकिन वह एक था जिससे हार गया था। वो हमला कर दिया था कलिंग पर। कहाँ हमला कर दिया था? उसका पता था कि अशोक तो जीत चुका था, कुचर दिया था कि उसको नहीं। लेकिन बाद में क्या हुआ कि वह स्वतंत्र हो गया था। तो उस समय जो अशोक जब हमला किया था उस समय था राजा वहां का था, जो कौन था? नंदराज। लेकिन अब जो है राजा वहां बदल गया था, अब था वहां का राजा खारबेल। कौन था? और जब वहां पे पुष्यमित्र सिंह हमला किया तो क्या हो गया? खारबेल जो कुचर दिया, कहा कि हमरा सब ज्ञान है, कैसन वाला मारबो औजार से तक कैसन वाला लगता हो ना, क्योंकि ओकरा पता रहे कि हमरा याद है अशोक हमरा कैसे कूचलक रहा, कौन हथियार न चलाया था, सब हथियार से कूच दिया। कभी हमरा सब अशोक सिखा के गया है, और तू एले फेरू हमरा हमके तोरा कूच दे। हाँ अब पुष्यमित्र सिंह को कूच दिया था। कौन कूच दिया? खारबेल, ठीक है। और जब कूच दिया तो उती का रहने वाला था मियांडर ना। मियांडर जो था बौद्ध धर्म अपना लिया। कौन धर्म को अपना लिया? और बौद्ध धर्म की शिक्षा जो उसको कौन दिया था? नाग से। और कौन सी पुस्तक लिखा गया? मिलिंद पन्हो, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, ये जो था यवन के एक राजदूत आया था यहाँ पे, ठीक है। यवन का एक राजदूत आया था पुष्यमित्र सिंह के यहाँ पे, सुंग के आसपास। तो यवन को राजदूत आया था, उसका नाम था क्या जानते हो? क्या नाम था उसका? उसका नाम था हेलियोडोटस। क्या नाम था? हेलियोडोटस। क्या नाम था उसका? हेलियोडोटस जब आया ना, वो आया था बेचारा कथी के? बौद्ध धर्म के शिक्षा लेवेला, ठीक है। लेकिन ओकरा पढ़ा दिया पूरा भागवत धर्म। ओकरा कथी पढ़ा दिया? ओकरा की पता कि हमरा बौद्ध धर्म कैसे होने चाहिए, ओकरा पता हो? तू यहाँ पर रहला मान ला कि एसएससी या बैंक का रेलवे के तैयारी करे, हम तोरा इंटर के पढ़ाई करा, तोरा पता हो? कुछो पता हो तो पढ़ रहा, अपन धुन में चल रहा। तो आया बेचारा के पढ़ा दिया कथी? भागवत धर्म। अब भागवत धर्म जो है उसमें किस भगवान को ज्यादा महत्व दिया जाता है? विष्णु भगवान। अब विष्णु भगवान सीधा साधा भगवान, विष्णु भगवान सीधा साधा, शंकरो भगवान सीधा साधा है, लेकिन तनिक गोसाते तक तहलका मचा देते। लेकिन विष्णु भगवान एकदम सीधा, जे मांगो उसे दे देते। तो इनको बड़ा अच्छा लगा, इनको बहुत अच्छा लगा। किसको? हेलियोडोटस को। हेलियोडोटस याद रखिएगा, यवन के एक राजदूत आया था हेलियोडोटस, जिसने किस धर्म की उसको शिक्षा लिया था आकर? भागवत धर्म में किस भगवान की पूजा होती है? विष्णु। और विष्णु का सवारी क्या है पता है आप लोगों को? गरुड़। क्या है? विष्णु का जो सवारी है वो कौन है? गरुड़, ठीक है, गरुड़। और जब वो गरुड़ है तो उसने ना क्या किया कि गरुड़ ध्वज अभिलेख का निर्माण कर दिया। कौन? गरुड़ ध्वज। पूछेगा गरुड़ ध्वज अभिलेख जो है उसको कौन लिखवाया है? हेलियोडोटस। कौन लिखवाया है? हेलियोडोटस। गरुड़ के चूंकि ओकर सवारी था, विष्णु भगवान का सवारी है गरुड़, गरुड़ के बारे में उनको पता था ना। एगो डंटा लिखा ऐसा स्तंभ लेख बनवा दिया, ऊपर से गरुड़ के लगवा दिया। कहाँ पे? एमपी। कहाँ पे? एमपी के विदिशा में। कहाँ लगवा दिया? एमपी के विदिशा, मध्य प्रदेश के विदिशा में कौन चीज लगवाया? गरुड़ ध्वज अभिलेख। अभिलेख क्या समझ रहे हो ना? जो काम करता है उसको क्या कर देता है? लिख कर और उसको रखवा देता है, ताकि वो पत्थरों पर लिखवाता है, ताकि वो मिट ना सकेगा। करेक्ट है। अब समझिएगा, इसके बीच में भागवत धर्म में किस भगवान का पूजा होता है? विष्णु। विष्णु का सवारी कौन है? विष्णु का सवारी कौन है? गरुड़। और गरुड़ ध्वज अभिलेख कौन लिखवाया? हेलियोडोटस ने लिखवाया, ठीक है। और पुष्यमित्र सिंह जो था, पुष्यमित्र सिंह जो है वो सब दिन तो रहेगा नहीं। तो सुंग वंश का अंतिम राजा कौन था आप लोगों को पता होगा? कौन था बुआ? कुश वंश का जो था पुष्यमित्र सिंह जो था सुंग वंश का था
नहीं, हसीन मासुका के साथ शुंग वंश जो था उसका अंतिम राजा था कौन? वासुदेव देवभूति कि देवभूति? कौन था? देवभूति था। उसका अंतिम राजा कौन था? देवभूति। और देवभूति को कौन का चढ़ दिया था के? वासुदेव। वासुदेव। कौन? वासुदेव। अब नया वंश आ गया कर्ण वंश। ऐसे कर्ण वंश में ज्यादा पढ़ना है नहीं, कर्ण वंश में ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ के उसको हटा देंगे। आइए, हम लोग मगध पर जब पैर रखे थे तो वहां पे हम लोगों का वंश इस प्रकार से पढ़ना शुरू किया था, हसीन मासुका के साथ, यही ना था? थोड़ा सा हमको बताइए, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार। शिशुनाग वंश के संस्थापक? नंद वंश के महापद्मनंद। नंद वंश के संस्थापक? मौर्य वंश के संस्थापक? शुंग वंश के संस्थापक? और कर्ण वंश के संस्थापक? वासुदेव। और कर्ण वंश के संस्थापक? वासुदेव। सब उल्टा पुल्टा कह दिल। अरे, कर्ण वंश के संस्थापक कौन? वासुदेव। और शुंग वंश के संस्थापक कौन? और कर्ण वंश के संस्थापक वासुदेव। और उसके बाद सातवाहन के कौन हो जाएगा? सीमुख हो गया। कोई दिक्कत है क्या? अब आइए एक बार अब शुरू आए अंत पढ़ते हैं ताकि याद हो जाए। ठीक है, शुरू वाला तो सबको याद हो जाता है, जो दिक्कत होता है कौन होता है? अंत वाले को। तो हम आपसे पूछना शुरू करते हैं, हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? अंतिम राजा कौन होगा इसका? नागदशक। हर्यक वंश के संस्थापक कौन? बिंबिसार। अंतिम राजा नागदशक। शिशुनाग वंश के संस्थापक? शिशुनाग। अंतिम राजा नंदीवर्धन। नंदीवर्धन की नंदी बर्मन? नंदीवर्धन। और नंद वंश का संस्थापक कौन? महापद्मनंद। अंतिम राजा नंद वंश का? धनानंद। कौन? धनानंद। और मौर्य वंश का संस्थापक? और उसका अंतिम राजा कौन? बृहद्रथ। तू नहीं, मगध के सबसे प्राचीन वंश नहीं, ये दूसरा है। ठीक है। और शुंग वंश के संस्थापक? पुष्यमित्र शुंग। अंतिम राजा कौन हो जाएगा शुंग वंश का? देवभूति। और कर्ण वंश के संस्थापक? वासुदेव। और इसका अंतिम राजा जो हो जाएगा सुशर्मा। और सातवाहन वंश के संस्थापक? और उसका अंतिम राजा कहा जाए तो कौन? सातकर्णी। कौन हो जाएगा? सातकर्णी। कोई समस्या? बाबू ये पूरा होना चाहिए। तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा, कौन कौन पढ़ा? हर्यक पढ़ लिया, शिशुनाग पढ़ लिया, नंद पढ़ लिया, मौर्य पढ़ लिया और शुंग वंश पढ़ लिया। तो अब शुरुआत होता है कौन सा वंश? कर्ण वंश में विशेष चीज पढ़ना नहीं है। सबसे पहले कर्ण वंश में आप सभी को पता है कि जो कौन था कर्ण वंश में? उसमें इससे पहले शिशुनाग वंश, शुंग वंश जो था, कौन वंश था? शुंग वंश। और शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति को कौन का चढ़ के रख दिया? कौन का चढ़ दिया? वासुदेव। कौन का चढ़ दिया? वासुदेव। और कौन वंश का स्थापना कर दिया? लेकिन ये सब योग राजा था नहीं, उतना योग राजा नहीं था। और इसी में अंतिम राजा इसका कौन हो जाएगा? बोलो बुआ, इसका अंतिम राजा कौन हो जाएगा? कर्ण वंश का अंतिम राजा, कहाँ तुम लोग रहते हो? कर्ण वंश का अंतिम राजा कौन हो जाएगा? सुशर्मा। और सुशर्मा को हटा के एक नया वंश आया जिसका नाम क्या पड़ गया? तो आइए हम लोग सातवाहन आज क्लास करते हैं। सातवाहन वंश। ठीक है, शुरू करें। सातवाहन वंश, ध्यान दीजिएगा। सातवाहन वंश जो है वह मुख्य रूप से कहां पे था? महाराष्ट्र। कहां पे था? महाराष्ट्र। सातवाहन वंश मुख्य रूप से आपका जो था वह मुख्य रूप से कहां पे था? ये ना, इसी के आसपास ना महाराष्ट्र होगा। तो महाराष्ट्र में था। कौन था महाराष्ट्र में? यहाँ पे तो मगध है, बिहार के आसपास नहीं, मगध है। मगध से होते होते निकाय सब कब्जा कर रहा है। महाराष्ट्र में कौन वंश आ गया है? सातवाहन वंश। नहीं, कौन आ गया है? सातवाहन वंश। नहीं, सातवाहन वंश जो था उसके संस्थापक कौन थे? सातवाहन वंश के सीमुख। यही ना है आपके। अब सीमुख जो था एक अच्छा राजा है, अभी तो सातवाहन वंश का स्थापना किया है नहीं। और उसके बाद इसमें एक राजा आता है जिसका नाम है हाल। लेकिन हाल कोई प्रतापी राजा नहीं था, देहचोरवा राजा था, डरपोक राजा था नहीं। इसके बाद इसका सबसे जो महान राजा आता है उसका नाम है गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी, शॉर्ट में इसको गौतमी पुत्र सातकर्णी जीपीएस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? जीपीएस। तो इस वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था वह कौन था? गौतमी पुत्र
करने। प्रतापी राजा उस राजा को कहा जाता है जो कि कुचौर दे धोके, माने सबको काट फाट दो, जेकरा से सब डरे, वो ना कहते हैं। ठीक है, अरे महान शासक कौन होगा? प्रतापी शासक कौन होगा? जो जेकरा से दोसर डरे, ओहे ना महान शासक होगा। इसका मतलब गौतमी पुत्र सातकर्णी जो था बड़ी महान राजा था। ठीक है, और बहुत ही शक्तिशाली राजा भी था। करेक्ट है। अब यहाँ पे समझिए, इस समय जो था एक नाहपान था। नाहपान कौन था? नाहपान। नाहपान जो था वह शक था। यूची, एगो यूची है देश, ठीक है, वहीं से सब आया था, शक वाला सब। ठीक है, तो नाहपान यहाँ पे आया, किस पर हमला कर दिया? कूद गया केकरा? गौतमी पुत्र सातकर्णी के। ऐसा हो गया कचोरा, ऐसा मार मारा कि क्या हो गया? साफे हो गया। ठीक है, तो हार गया गौतमी पुत्र सातकर्णी से। वो क्या हो गया? हार गया। इसके बाद यह जो था, अब देखो महाराष्ट्र यहाँ पे इसने क्या कर लिया, जो है अपने राज को और बढ़ाया था। ये अपने राज को इधर आंध्र प्रदेश तक फैला लिया था, इसलिए इसी वंश को आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसका आंध्र सातवाहन वंश कौन है? तो वही है, सातवाहन वंश को आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको आंध्र सातवाहन? चूंकि यह जो था वह आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ था, इसलिए इसको आंध्र सातवाहन भी। गौतमी पुत्र सातकर्णी नाहपान को क्या कर दिया? हरा दिया, कुचर दिया धके। ठीक है, उसके बाद एक आया वशिष्ठी पुत्र। इसके बाद इसी वंश में आया जिसका नाम था वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। कौन आया? पुलुमावी। लेकिन यह राजा उतना शक्तिशाली नहीं था। और उसी समय बउआ जो था एक राजा था जिसका नाम था रुद्रदामन। क्या नाम था? रुद्रदामन। रुद्रदामन जो था इस पर क्या कर दिया? हमला कर दिया, और यह क्या हो गया? यहाँ पे हार गया। कौन हार गया? वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी हार गया। और रुद्र लेकिन बड़ा चालाक था, इसने क्या कर दिया? यहाँ पे यह वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया। कौन स्थापित कर लिया? याद कर, जब सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य से जब युद्ध कर रहा था, जब हारने लगा था, तो अपनी बेटी हेलेना से शादी करके एक वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया, सास ससुर बन गया और आराम से जीवन भी चला। अब वंशो समाप्त नहीं हुआ, नहीं ना। इसी तरीके से वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी जो था वह रुद्रदामन से हार तो गया, लेकिन उसी के क्या कर लिया? आसपास जो वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया, और जिसके कारण वह भी राज किया। वो भी यह समाप्त हुआ क्या? सातवाहन वंश नहीं समाप्त हुआ। लेकिन इसका जो अंतिम राजा था यज्ञश्री, कौन था राजा? यज्ञश्री सातकर्णी, यह जो था वह भी एक कमजोर शासक ही था। इसने बहुत प्रयास किया अपने बचाने का, लेकिन क्या हो गया? इस वंश को नहीं बचा सका, और यह वंश क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो पूछेगा सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? सीमिक। और अंतिम राजा कौन हो गया? और इसके बाद सातवाहन वंश क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। और जैसे ही सातवाहन वंश समाप्त होगा, उसके बाद क्या जाएगा? उसके बाद कहानी समाप्त नहीं होगी, आगे हम लोग दक्षिण भारत का पूरा राजा के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि ब्राह्मणों को भूमि दान देना जो शुरू किया था, ब्राह्मणों को भूमि दान देने का शुरुआत किया था, वो किया था सातवाहनों ने। याद रखिएगा, पहले क्या होता था कि ब्राह्मणों को क्या दे दिया जाता था? भूमि। और सबसे ज्यादा अगर भूमि दान दिया गया तो गुप्त काल में दिया गया। कौन चीज में? सर्वाधिक। सामंती व्यवस्था का भी शुरुआत करने वाला था सातवाहन। कौन था? सामंती व्यवस्था क्या समझते हो? जैसे उसमें नगद वेतन देने के स्थान पर उसको जमीन दी जाती थी। अब मान लो तुम्हारे यहाँ पे बहुत सारे मंत्री हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो उसको जैसा जिसका वेतन होगा उस तरीके से जमीन मिलेगा। छोटा मंत्री है तो छोटा जमीन दे देंगे, और बड़ा मंत्री होगा तो बड़ा जो मंत्री होगा उसको तो बहुत जमीन हो जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि सब जमींदार वही हो जाएगा और राजा को भी हटा सकता है ना हटा सकता है। तो पूछेगा कि सामंती व्यवस्था को शुरुआत कौन किया था? सातवाहन में। कौन किया था? और सबसे ज्यादा भूमिदान यानी गुप्त काल में, यानी सबसे ज्यादा सामंती व्यवस्था कहाँ पे लागू हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, और सिक्का का अध्ययन क्या कहलाता?
हाँ, तो अभिलेखों का अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी। सिक्कों का अध्ययन जो है न्यूमेस्मेटिक्स कहलाता है। न्यूमेस्मेटिक्स ना, न्यूमेस्मेटिक्स कहलाता है। करेक्ट है। और अब बताइए, जो समाज था सातवाहन वंश का, वो कैसा समाज था? मातृसत्तात्मक की पितृसत्तात्मक? पितृसत्तात्मक। वो समाज था मातृसत्तात्मक। ठीक है, कैसा समाज था? मातृसत्तात्मक, लेकिन वह था पितृसत्तात्मक। देखो, वहां पे दिखता था मातृसत्तात्मक, लेकिन सारा काम जो होता था, पितृसत्तात्मक। क्यों ऐसे कैसे पता चला? देखो, नाम माए वाला रखता था, नाम जो है किसका रखता था? वंश माँ के नाम से, लेकिन वहां पे जो राजा बनता था, उसका पुत्र बनता था। इसका मतलब है कि पितृसत्तात्मक था। नहीं समझे? जैसे नाम हम लोग लिखते हैं पिता का, वो सब किसका नाम लिखता था? माता का, सब कुछ। ठीक है, तो अपना याद रखिएगा। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि मातृसत्तात्मक कौन कौन था। तो सिंधु सभ्यता के बारे में आप लोग पता है, जब कांसे की एक नर्तकी का मूर्ति मिला, उसे पता चलता है कि क्या था? मात्र। और उसके बाद भी मैं एक स्त्री के गर्भ से जो पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है, इसका मतलब कि मातृ की पूजा होती थी, नहीं, भूमि की पूजा होती थी। तो सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? मातृसत्तात्मक। और सातवाहन भी कैसा था? मातृसत्तात्मक नहीं, लेकिन एक जो है खासी, एक जाति है, कौन चीज? खासी और नायरी। खासी और नायरी, ये कहाँ की जनजाति है? असम की है। ये लोग जो है पूरी तरह से मातृसत्तात्मक। अभी भी वहां पे क्या होता है? माता के नाम पर सब कुछ होता है। ठीक है, और आपको रहना भी पड़ता है कहाँ पे? शादी के बाद माता के घर पर ही, लड़की के माता के घर पर आना पड़ता है। ठीक है, अब एक बात समझिएगा। अच्छा, एक बात तो स्पष्ट है कि सामंती व्यवस्था क्या था, आप लोगों को समझ में आ गया? सामंती व्यवस्था में क्या किया जाता था? भूमि दान दिया जाता है। क्या किया जाता था? भूमि दान दिया जाता था। ठीक है, लेकिन एक बात समझिए, जब ये मगध पर शासन चल रहा था ना, बहुत सारे राजाओं का, इसी समय और भी घटनाएं चल रही थी। उसी समय क्या चल रहा था? जैसे अभी मान लो हम पढ़ा रहे हैं, तो खाली पढ़ाने वाला काम हम ही तो नहीं कर रहे हैं, अभी बहुत सारे, पूरे भारत में बहुत सारे लोग पढ़ा रहे होंगे इसी समय, इसी टाइम पर। नहीं, तो अब समझो, नंद वंश की संस्थापक था महापद्मनंद, अंतिम हो गया धनानंद। अंतिम कौन हो गया? धनानंद। ठीक है, और इसी समय नंद वंश के ही समय आपको पता होगा कि यवन के जो थे ना, यवन जो था, आक्रमण शुरुआत हो गया था। पता है ना आपको? इसी समय यहाँ यवन का भी, जिसमें आप देखे थे सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में यहाँ पे हमला कर दिया था, राजा पोरस के साथ और अम्भी के साथ, नहीं, और दोनों को जीत लिया था। जब आगे बढ़ रहा था मगध की ओर, जहाँ पे धनानंद शासक था, जिसके बारे में आपको पता ही है कि जब वहां पे समझाने जाता है कि हमारे देश को लूटपाट करेगा, तो उसको चोटी धके चाणक्य को क्या कर देता है? फेंक देता है। उसको गुस्साल जाता है, और उसके बाद सिकंदर तो ज्यादा दिन रहा नहीं, यहाँ से 325 ईसा पूर्व में क्या करता है? लौट जाता है, और 323 ईसा पूर्व में उसकी क्या हो जाती है? तो सिकंदर की तो कोई बात यहाँ रहा। नंद वंश, जिस समय नंद वंश चला, देखो एक ही साथ पढ़ो, नंद वंश चला, उस समय सिकंदर भी हमला किया। अब यहाँ पे एक बात समझिए, अब यहाँ पे मौर्य वंश है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन जैसे ही मौर्य वंश समाप्त हुआ, 137 वर्ष तक चला। जब मौर्य वंश का समाप्ति हुआ, तो उसके बाद आगे ये सब जो वंश आया, शुंग वंश है, कन वंश है, सातवाहन वंश है, वो उतना कारगर नहीं था, उतना अच्छा नहीं था। और जिसके कारण यहाँ पे अब क्या होने लगा? विदेशी हमला शुरू हो गया। जब तक सातवाहन तब तक अस्थिर था, सॉरी, मौर्य जब तक था तब तक अस्थिर था, और जैसे ही ये मौर्य समाप्त हुआ, यहाँ पे आने लगे विदेशी आक्रमण शुरू हो गया। तो सबसे पहले कौन आया? हिंद यूनानी। कौन आक्रमण किया? नानी सत्तु पहले सन। नानी सत्तु पहले सन। पहले हिंद यूनानी आया, तब कौन आया? शक आया, तब कौन आया? पल्लव आया, पल्लव की पल्लव आया, और लास्ट में फिर कौन आ गया? कुषाण। अब देखो, ये सब अलग से थोड़ी पढ़ना है, सब इसी के आसपास चल रहा है। और जिस समय ये घटना चला, उसी समय ये सब भी घटना चल रहा है। शक वाला नहीं, तो ये सब आना शुरू हो गया। करेक्ट है। तो अब हम लोग इसका ही क्लास करेंगे। अब हिंद यूनानी के बारे में विशेष पढ़ना है नहीं, शक के बारे में पढ़ेंगे, कुषाण के बारे में, जो बहुत सारा काम ये करके गया है, समझे? तो अगले क्लास में हम लोग
अब आगे का क्लास करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने समाप्त कर लिया कहां तक, सातवाहन वंश तक, ठीक है। और सातवाहन के बाद अब यहाँ पे शुरुआत हो जाएगा हिंद यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। शक, पल्लव और कौन शुरू होगा, कुषाण। कोई दिक्कत है क्या? तो उसको शुरुआत हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तब तक जय हिंद।